हेलो स्टूडेंट्स। ऑसिलेशंस के नेक्स्ट टॉपिक में हम अब है। सबसे पहले आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस इज द 74th इंडिपेंडेंस डे फॉर अस। आप नेक्स्ट ईयर का इंडिपेंडेंस डे हेल्दी, वेल्दी और आप जिस कॉलेज में जाने के ख्वाब देखते होगे शायद उस कॉलेज में ही आप सेलिब्रेट करें, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। कोई समझता होगा कि एमबीबीएस के कॉलेज में, कोई इंजीनियरिंग के कॉलेज में, या फिर कोई अदर ड्रीम्स में होगा। तो मेरी शुभकामना है कि आप नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे आपके ड्रीम्स वाले कॉलेज में सेलिब्रेट करें आपके साथियों के साथ। कोरोना भी उस टाइम पे ना रहे, सब हम मिलजुल के रहे। चलो इसी शुभकामना के साथ नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस ऑफ एसएचएम। ओके, सो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम को समझने के लिए आप मैं जो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। शायद वो एग्जैक्ट ना हो, बट ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बनाया है। ओके, सो यहां पे शायद आपको दिखाई ना दे हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। सो इमेजिन करना है आपको कि यहां पे एक मास है और इस मास को किसी स्प्रिंग से हमने अटैच किया और ये स्प्रिंग किसी प्लेट के एक एंड पे अटैच है और यहाँ पे मास है। सो ये प्लेट में रखा एक मास और उस मास को हमने लगा दी स्प्रिंग। ओके, अगर मैं इस स्प्रिंग को दबा दूं और छोड़ दूं तो क्या ये मास एसएचएम परफॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा। ये जो प्लेट है और ब्लॉक है इसके बीच में भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। इसकी एसएचएम कुछ इस तरह से होगी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहां पे एक ही एसएचएम इस पार्टिकल में हमें दिखाई दे रही है। अभी इमेजिन करना इस प्लेट को भी मैंने किसी अनदर स्प्रिंग से किसी दीवार को अटैच कर दिया। ओके, और इस प्लेट को दबा के ताकि ये स्प्रिंग दब सके और छोड़ दिया तो ये प्लेट एसएचएम करेगी। ये प्लेट एसएचएम करेगी तो उसके साथ ये भी एसएचएम करेगा। तो ब्लॉक के साथ और एक एसएचएम जुड़ जाएगी कुछ इस तरह। इज इट? सो ब्लॉक में एक ही टाइम पे दो एसएचएम आ गई। ठीक है ना? सो ब्लॉक क्या करेगा, किस तरह से अपने मोशन करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, उसका नया फेज क्या रहेगा, क्या वो एसएचएम ही करेगा या फिर किसी और मोशन में चला जाएगा, तो इसके बारे में हमें सोचना है। सो हमें एक ही ऑब्जेक्ट पे दो एसएचएम लगानी है। हम दो से भी ज्यादा एसएचएम लगा सकते हैं, बट हमें सिर्फ दो एसएचएम के बारे में ही पढ़ना है। उसमें भी अगर आपको पूछा गया कि ये स्प्रिंग जो दीवार को अटैच थी प्लेट की, इसे यहां पे नहीं यहां पे ऊपर लगाया, तो ये जो ब्लैक कलर की एसएचएम है ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी ब्लॉक के दो एसएचएम एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो क्या फिर ये ब्लॉक एसएचएम ही परफॉर्म करेगा या कोई और नई मोशन हमें दिखाई देगी?
तो इसे हमें सोचना है आज के टॉपिक में। इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। एक ही पार्टिकल पे एक बार दो एसएचएम आना। तो यहाँ पे एसएचएम के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो सकता है या फिर 0 डिग्री का। अगर मैंने कुछ इस तरह से दिखाया होता तो 0 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का, और इस तरह से दिखाया तो 90 डिग्री का। हमें दो एसएचएम के बीच में का एंगल एक तो 90 होगा या फिर 0 होगा। हमें इसके अलावा कोई और एंगल वाले दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है। शॉर्ट में समझ लो हमारी औकात ही नहीं उसे पढ़ने की, ठीक है ना। हमें बस इतना ही पढ़ना है। उसमें भी ये परपेंडिकुलर हमें सिर्फ पढ़ना है, ऊपर के ऊपर, ज्यादा डीप में नहीं जाना है उसमें, ठीक। सो बात आपके समझ में आई होगी। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एसएचएम, 2 एसएचएम या फिर 3 एसएचएम, ठीक है ना। 2 ही एसएचएम में गेम है हमारा, पर मे बी उसे कंपोजिट करके आपके पास दिया जाए, ठीक है ना। सो उसका आगे हम सोचेंगे। 2 एसएचएम एक ही पार्टिकल पे जब एक साथ आएंगी तो उस पार्टिकल की मोशन कैसी रहेगी, इसके बारे में हमें सोचना है। ओके, जो 2 एसएचएम एक ही पार्टिकल पे आने वाली है, वो 2 एसएचएम एक दूसरे को एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या फिर 0 या फिर 180 अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा किसी अदर एंगल के बारे में हमें सोचना नहीं है। सेकंड थिंग, एसएचएम की जो डायरेक्शंस है, एसएचएम जिस डायरेक्शन में होने वाली है उसमें परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री का एंगल या फिर 0 एंगल हो सकता है। बट एसएचएम के इंटरनल एसएचएम में फेज होते हैं, तो इनके जो फेज हो गया, इस एसएचएम का फेज और इस एसएचएम का फेज मे बी डिफरेंट हो, ठीक है ना। फेज डिफरेंस हो सकता है, पर एसएचएम एक तो परपेंडिकुलर हो सकती है या फिर पैरेलल एंटी पैरेलल। पर इस एसएचएम का फेज और इस एसएचएम का फेज मे बी डिफरेंट हो सकता है, 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक। बस ऊपर के ऊपर इसे मैंने जो बोला आपको बस उसे सुनना था, ठीक। आगे चल के ये टॉपिक बिल्कुल आसान होने वाला है। गॉट इट, ठीक। चलो इसे मिटा दो। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि अगर 2 एसएचएम एक दूसरे को पैरेलल है तो, ठीक। सो ये जो क्वेश्चन है पैरेलल वाला, ये हमें बोर्ड बुक में भी है, इसलिए बोर्ड के एग्जाम में भी ये आएगा। नीट, सीईटी, जेईई के एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। सो नोट्स भी अच्छे से लेना है आपको। सो लिख लो, मेरे साथ ही लिखना है। कंसीडर a particle is superimposed by 2 SHM of same frequency and different amplitude and phase along same path। सो ये मैंने आपको लिख के क्यों दिया, क्या, ताकि आपको पूरा याद रहे कि हम जो कंपोजिशन सीख रहे हो कौन सी कंडीशन में है। सो एक पार्टिकल है जिसपे 2 एसएचएम एक साथ, ठीक है ना। एक साथ के लिए मैंने शायद कोई वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है ना। कंसीडर अ पार्टिकल इज सुपर इम्पोज बाय 2 एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज along the same path simultaneously।
एक ही वक्त पर एक ही पार्टिकल पर दो एसएचएम एक साथ आ रहे हैं। जो दो एसएचएम है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम सेम होगा, बट उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, उनके इनिशियल फेज या फिर पूरा फेज भी डिफरेंट है। ओके, इस कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट? सो लेट ये जो दो एसएचएम है उनके फॉर्मूले कुछ इस तरह से हो गए। x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ये जो दो एसएचएम है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी अलोंग द सेम पाथ है, पर इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, साइमल्टेनियसली आ रहे हैं इसलिए इसका टी भी सेम है, पर इनके फेज डिफरेंट है, सो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर डिफरेंट। अगर यह दो एसएचएम एक ही पार्टिकल पे एक साथ आ रहे हैं तो इनकी डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होगी, बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स वाई इनकी जो सम होगी वो वेक्टर सम होगी। ठीक है ना, पर हमें यहाँ पे वेक्टर सम निकालने के टाइम पे हमें ये एक वेक्टर x1 और वेक्टर x2 लेने का काम नहीं, क्योंकि हमें ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 या फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 जो फेज है वो डायरेक्शन को काउंट करके देता है। ठीक है ना, फेज तो डायरेक्शन भी पता होता है ना, इसलिए। ठीक है ना, व्हेन these SHMs superimpose on each other, then their resultant displacement is given by x is equals to x1 प्लस x2, जबकि यह एक वेक्टर सम है। ठीक है ना, बात समझ में आनी ही चाहिए। मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे फेज ऑलरेडी लिख के रखे हुए और फेज हमें डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है, डायरेक्शन के कैलकुलेशंस वो अपने आप कर लेता है। ओके, ठीक, चलो अब थोड़ा सा वर्क है और काफी लंबा चलेगा ये वर्क। ओके, काफी नहीं, अगर आप होशियार है तो मेरे साथ फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे तो दिखता है ना। ओके, x is equals to, what is the formula of x1? x1 is equals to a1 sin omega t plus alpha 1 plus a2 sin omega t plus alpha 2। इज इट? स्टेप बाय स्टेप जाना है, मेरे साथ जाना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जाना है। जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है उन्होंने एक बार फाउंडेशन कोर्स की वीडियोस देख लेना है। ओके, सो ये है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इससे स्प्लिट किया मैंने सीपी से, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना, अल्फा 1, इससे स्प्लिट किया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए मने ओमेगा टी और बी मने अल्फा 1, सो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फंडा मैंने यहाँ पे लगा दिया। कोई बड़ी बात नहीं की। ठीक, क्या मैं सिमिलरली यहाँ पे भी लगा दूं? हाँ लगा दो। a2 इन ब्रैकेट क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप क्लियर? ओके,
नेक्स्ट स्टेप a1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो जरा नजदीक से लेता हूं, जगह कम है। सो ये है a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1। ओके, a1 से मल्टीप्लाई किया, इससे पहले मल्टीप्लाई किया फिर प्लस आया तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। ओके, आगे अभी a2 से मल्टीप्लाई करना है। a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस फिर से a2 से मल्टीप्लाई कर दूं कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा 2। ठीक, रेड कलर की टर्म्स और ब्लैक कलर की टर्म्स में देखना है। ब्लैक कलर की टर्म्स में आपको साइन ओमेगा टी कॉमन दिखेगा, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है। और रेड कलर के टर्म में आपको दिखेगा यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे भी कॉस ओमेगा टी। ओके, जानबूझ के हमने उसे कलर चेंज कर दिए थे। ठीक, तो आगे तो ये साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स हम पास पास लिख ले। a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2। ठीक है ना, क्या किया, साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स एक दूसरे के पास लिख दिए। और रेड वाले a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ओके, कोई बड़ी बात नहीं की, बस सिंपल सिंपल स्टेप से चल रहे भाई। यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, भाई साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते। ब्रैकेट में आया a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। सिंपल है यार, साइन ओमेगा टी तो कॉमन निकलेगा, इसमें कॉस ओमेगा टी कॉमन निकलेगा। सो प्लस कॉस ओमेगा टी और ब्रैकेट में बचेगा a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2। ओके, कुछ भी नया नहीं, बस वही स्टेप है। अभी यहां पे आया था हमारा x, अभी हम करेंगे पुट जो a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2 है, उसके लिए हम अपने दिमाग से, अपने मन से, ठीक है ना, पुट करेंगे r कॉस डेल्टा। ठीक है ना, जानबूझ के यही पुट करेंगे। a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 के लिए पुट करेंगे r साइन डेल्टा। भाई मेरी मर्जी, मैंने कर दिया, आपको जो करना है कर लो। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हमने पुट कर लिया। ठीक है ना, आगे समझ में आएगा क्यों पुट किया। ओके, फिर x की वैल्यू x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के लिए मैंने रखा r कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी और इस ब्रैकेट के लिए मैंने रख दिया r साइन डेल्टा। ठीक, कुछ ने जस्ट एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे r यहाँ पे r कॉमन निकल दिए। r इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। भाई हाँ नहीं, सिंपल है ना r। अब यहाँ पे सोचो, साइन ए, डेल्टा को बोलेंगे b, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी। सो भाई x का वैल्यू क्या आया, r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो ये होगा एक इक्वेशन। ठीक है ना, अभी यहां से सोचना शुरू कर दे दिमाग में। देखो यार, एक डिस्प्लेसमेंट ये था x1, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये था x2। ठीक है ना, चलो प्लेट का एक डिस्प्लेसमेंट और एक मास का डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ। सो चलो x1 और x2 ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनकी हमने वेक्टर सम कर दी।
तो वेक्टर सम करने से हमें x की जो वैल्यू मिली, नया जो डिस्प्लेसमेंट, ये दो डिस्प्लेसमेंट मिला के हमें जो नया डिस्प्लेसमेंट मिला, तो उस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन है? यस और नो? इसी तरह होता है ना एसएचएम का इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो यहाँ पे भी ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा था, यहाँ पे आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख दिया, नहीं लिखा। तो क्या जो अगर हमने दो एसएचएम एक ही पार्टिकल पे दिए, तो क्या ये पार्टिकल जो नया डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो क्या उसका इक्वेशन भी एसएचएम जैसे निकलेगा? हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट भी एसएचएम जैसे ही निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सेम पाथ पे हम पार्टिकल पे दो एसएचएम लगा दे, कुछ इस डायरेक्शन में लगा दे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, कोई बात, उसका फेज बाद में देखेंगे। ये फेज से तय होता ना कि किस डायरेक्शन में जाए एसएचएम, ठीक है ना। सो फेज कुछ भी हो उसका, अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी फेज हो उनके, पर अलोंग द सेम पाथ पे अगर हमने एक पार्टिकल पे दो एसएचएम लगा दिए, तो वो पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना, या फिर कोई अलग रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं, वो भी क्या परफॉर्म करेगा? एसएचएम ही परफॉर्म करेगा। पर कंडीशंस थी हमारे पास कि हमने एक ही पार्टिकल पे दो एसएचएम लगा दी थी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी और एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, फेज भी डिफरेंट था, पर अलोंग द सेम पाथ थे एक ही साथ। तो इसके वजह से अगर हमने एक ही पार्टिकल पे एक साथ दो एसएचएम लगा दिए, तो उसका जो मोशन होगा पार्टिकल का, वो भी एसएचएम ही होगा। अभी तो हमने अलोंग द सेम पाथ लगाए, मे बी आप इसके बाद हम ऐसे भी लगाएंगे उसके बाद, तो मे बी अलग मोशन करें, हमें क्या पता, ठीक है ना। नहीं तो झुलाओ किसी को ऐसे झूले पे, वो एसएचएम करेगा, फिर आपने जाके ऐसा धक्का दे देना है उसको। सो ये उसकी एसएचएम ऐसी, आपकी एसएचएम ऐसी, तो फिर वो क्या करेंगे देख लेना, गिर गया तो फिर आप पे, ठीक। बट हम विदाउट एनी प्रैक्टिकल बता सकते कि वो कौन सी मोशन करेगा और किस तरह से मोशन करेगा, करना नहीं है, ठीक है ना, लग जाएगा आपको। चलो, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी डेल्टा, इसका मतलब ये हो गया, लिख लो नीचे कि thus the new equation, thus according to new equation, या फिर आप लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिखता जगह का मैं, so thus the particle will perform SHM again, फिर भी पार्टिकल एसएचएम ही परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा। विथ, यहां पे लिख लिया, ये हिंदी में नहीं लिखना था, आपने लिखा दस द पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम अगेन विथ द एम्पलीट्यूड। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? यहां पे जो टर्म आती है ना भाई साहब, A1 A2, ये यहां पे जो टर्म आई है ना आर, विथ एम्पलीट्यूड आर, तो जो नई एसएचएम उसके बीच में है, उसके पास आएगी, पार्टिकल के पास, उसका एम्पलीट्यूड होगा आर with amplitude r and initial phase delta। इनिशियल फेज क्या होगा उसका? डेल्टा। यहाँ पे क्या था? अल्फा, एक का था अल्फा, दूसरे का था अल्फा 2, और नए एसएचएम का डेल्टा, समझ में? और एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखना, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, यहाँ पे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, और यहाँ पे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, नहीं चेंज होगी। गॉट इट? हाँ, अच्छे से समझे। चलो 3 लाइन में बता दूं कि अगर दो एसएचएम अलोंग द सेम पाथ एक पार्टिकल पे आती है, तो वो पार्टिकल एसएचएम ही परफॉर्म करता है विथ एम्पलीट्यूड आर और विथ इनिशियल फेज डेल्टा, ठीक है ना। अभी सर ये जो आर और डेल्टा है ना, ये आपने मन से लिए थे ये दो, हाँ मैंने लिए थे, अब उसकी वैल्यू भी निकाल के दूं मैं, ठीक है ना, समझ में आया? नोट कर लो अभी, ठीक है ना, आगे जाना है। तो हमें समझ में आया कि दो एसएचएम अलोंग द सेम पाथ हो और वो एक दूसरे पे आ जाए, किसी एक ही पार्टिकल पे आ जाए, तो वह पार्टिकल फिर से एसएचएम परफॉर्म करता है। उस एसएचएम का इक्वेशन होगा आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यानी विथ एम्पलीट्यूड आर और इनिशियल फेज डेल्टा। तो ये एम्पलीट्यूड आर निकालने के लिए और ये इनिशियल फेज डेल्टा निकालने के लिए हमने क्या करना था, हमने पहली इसी इक्वेशंस को जहां पे हमने पुट किया था उसे 1 और 2 नाम दे देना है, ठीक। चलो हम आर निकालेंगे।
सो उसकी भी स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है बट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो लिख लेना है आपने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 में कुछ इस तरफ एडिशन जो होगी वो होगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। सो यहां पे लिख लू मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू, तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा इस ब्रैकेट का। सो पहले इनका कर लूँ। सो ये एक है और ये एक है और a प्लस बी हो गया ब्रैकेट का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी कुछ इस तरह से होगा। तो ध्यान से देखना है, ये होगा पहले a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ए हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी होता है। सो ट्वाइस a1 साइन अल्फा 1 a2 साइन अल्फा 2। कोई खेद नहीं रखना दिल में, ये क्या किया मैंने। तो फिर इस ब्रैकेट को मैं कर लूँ स्क्वेयरिंग और फिर इसमें ऐड कर दूँ, तो ये होगा a1 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस ट्वाइस a1 कॉस अल्फा 1 a2 कॉस अल्फा 2। a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर का स्प्लिट करके इनकी एडिशन कर दी। अभी सभी बच्चा लोगों को ये पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पता नहीं है आपको तो बहुत बच्चे हैं आप। तो समझो मैंने यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालने से साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा आर स्क्वायर। भाई जरा फास्ट हो गया सर, कोई फाजिश नहीं यार, दिमाग लगाओ यहाँ पे। स्टेप ले लो अपने आप, आर स्क्वायर कॉमन निकालो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर के पास ब्रैकेट में साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। सो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा। उसी तरह यहाँ पे a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 की हम एडिशन कर दे तो a1 कॉमन निकाल के हमें यहाँ पे मिलेगा भैया a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा भैया a2 स्क्वायर प्लस ये हो गए हमारे पास 2। ओके, a1 a2 हमने कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे 2 a1 a2 है, यहाँ पे 2 a1 a2 है, कॉमन निकाल दिए। ब्रैकेट में रहा हमारे पास साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2। ओके, आगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो है भाई a1 स्क्वायर, ये भी है बचा हुआ a2 स्क्वायर प्लस ये भी बचा हुआ है a1 प्लस a2 और इसका है जुगाड़ कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ पे माइनस लिख लिया होता ये आगे और ये पीछे तो फिर ये प्लस वाला होता साइन, ठीक है ना। ये तो भी बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे कैसे लगाया तो। सो अगर मैं आर की वैल्यू लिख लूँ तो ये आर स्क्वायर था, इसे आर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इधर भी ये सम का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सो जो नया SHM बनेगा तो उस नए SHM का एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये जो वेक्टर सम से वेक्टर जब करते हैं ना, वेक्टर की एडिशन करते हैं ना, तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सो इसे अच्छे से नोट कर लेना है। बट हमें तो डेल्टा भी निकालना था। सो डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से।
सो इस तरफ आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा बनेगा टैन डेल्टा। सो हमारे पास आ गया भाई टैन डेल्टा इज इक्वल्स टू, पहले ये ब्रैकेट A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। ओके, सो टैन को इधर ले लो, टैन इनवर्स आपका फॉर्मूला डेल्टा का भी आ जाएगा। सो डेल्टा और अल्फा जो हमने मन से लिए थे उसकी भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने को आसान हो जाएगी। इज इट ओके? सो क्या पढ़ा आपने कि अगर दो SHM एक ही पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली आती है और अलोंग द सेम पाथ आती है, ठीक है ना, तो फिर आप उस पार्टिकल को SHM परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। और नया जो पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा तो वो SHM नया एम्पलीट्यूड दिखाएगा R, और उस R का फॉर्मूला होगा पहले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पहला एम्पलीट्यूड दूसरा एम्पलीट्यूड और कॉस और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 यानी पहले पार्टिकल का फेज माइनस दूसरे पार्टिकल का फेज यानी फेज डिफरेंस, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट, इससे बनेगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और जो नया SHM होगा उसका भी इनिशियल फेज होगा डेल्टा, और वो इनिशियल फेज होगा tan डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइड बाय A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। ठीक है ना, देखो एक बार पढ़ लो अच्छे से, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, है ना, कि यार अगर दो SHM है और दो SHM अलोंग द सेम पाथ एक ही पार्टिकल पे आते हैं तो फिर उस जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी SHM ही परफॉर्म करेगा, और जो SHM जब परफॉर्म करेगा तो उस SHM का एम्पलीट्यूड अलग रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला रहेगा अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और उसका नया फेज भी रहेगा इनिशियल फेज, और वो रहेगा tan डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 प्लस डिवाइडेड बाय A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया सर, ओके, कि अगर अलोंग द सेम पाथ दोनों SHM पैक्ट होते हैं तो फिर पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, और उसके कुछ इक्वेशन होते हैं, वो इक्वेशन भी हमने लिख लिए। इसमें कुछ केसेस हम बनाएंगे, ठीक। पहला केस, समझो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 यानी फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है ना, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना। सो अगर फेज सेम है यानी हम कहते हैं उसे फेज डिफरेंस 0, ठीक है ना, या फिर हम कहेंगे उसे सेम फेज। अगर दो SHM सेम फेज में है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, R इज इक्वल टू, तो कैलकुलेशंस करके दूं या आप समझ लेंगे, शायद आप समझ भी लेंगे पर करके देता हूं। ये होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, सो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 तो 0 है, सो यहाँ पे लग जाएगा 0। ओके, सो कॉस 0 होता है 1, सो ये हो गया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। ओके, तो क्या R इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे तो यही बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 2, यानी A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। तो ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर है तो फिर देयरफॉर R क्या बनेगा, A1 प्लस A2। सो अगर सेम फेज में है तो नया एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड की सीधा सीधा सम कर देनी है ना। अगर दोनों एम्पलीट्यूड इफ A1 इज इक्वल टू A2 है तो फिर R तो सिंपली ट्वाइस A1 हो जाएगा, ठीक है ना, से A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो A1 प्लस A ट्वाइस A हो जाएगा, ठीक है ना। किस केस में, अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना है, 0 है। सेकंड केस, अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 90 डिग्री है, यानी दो SHM एक दूसरे को परपेंडिकुलर, SHM परपेंडिकुलर नहीं है, देखो यहाँ पे बहुत बार एक गलत फहमी होती है कि SHM परपेंडिकुलर नहीं, SHM परपेंडिकुलर नहीं है, दो SHM के फेज एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री है,
ठीक है ना। सो फेज 90 डिग्री होना, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होना और दो एसएचएम एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करना खुद से। सो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अगर हमने 90 ले लिया तो फिर हमारा कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बनेगा कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। सो ये इक्वेशन आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 90 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 0 कॉस 90 0 होता है 0। सो r बचा भाई हमारा r इज इक्वल टू सिर्फ होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ओके, सो ये होगी सेकंड केस। एक बार थर्ड केस ले ले, केस 3। पर देखो सेकंड केस क्या है, इस पे फोकस करना है यार, एक बार कंफ्यूज मत होना। एसएचएम एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, एसएचएम के फेज एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एसएचएम एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना यानी जो मैंने प्लेट में पार्टिकल रखा था तो उसकी स्प्रिंग ऐसी एसएचएम करेंगी और ये प्लेट ऐसी एसएचएम करेगी, ठीक है ना। सो उसे कहेंगे हम एसएचएम परपेंडिकुलर होना। फेज परपेंडिकुलर होना डिफरेंट थिंग है, यानी हो सकता है कि एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से एसएचएम करने वाला और दूसरा स्प्रिंग स्टार्ट हुआ एक्सट्रीम पोजीशन से, सो उनका फेज डिफरेंस 90 हो गया, ठीक है ना। कुछ इस तरह से, एक तो एक्सट्रीम पोजीशन से एक स्प्रिंग और एक स्प्रिंग मीन पोजीशन से, तो उनके फेज 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। सो फेज 90 डिग्री में है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री में है, पार्टिकल एसएचएम 90 डिग्री में नहीं है। एसएचएम 90 डिग्री में होना अलग बात होती है, यहाँ पे हमने सिर्फ फेज लिया। यहाँ पे भी अलॉन्ग द सेम पाथ है ना, ये तो सेम पाथ ही है सभी, ठीक है ना। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 सेम पाथ में ही है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 90 डिग्री ये भी सेम पाथ है, एक ही पाथ पे है दोनों स्प्रिंग मैंने ऐसी लगा के रखी है। वो प्लेट का एग्जांपल याद करना है, ठीक है ना। सो इसमें मैंने एसएचएम के पाथ नहीं चेंज किए, दोनों केसेस में पाथ सेम है, अलॉन्ग सेम पाथ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है दोनों। एक स्प्रिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरी भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ऐसा नहीं है कि दूसरी स्प्रिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनके फेज में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कोई एक स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन से यानी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो गई और कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो गई, सो उसमें भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो सकता है। सो एसएचएम में फेज 90 डिग्री है, पर दोनों एसएचएम अलॉन्ग द सेम पाथ ही एसएचएम करेंगे ऐसे, ठीक है ना। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है अल्फा 1 माइनस। और यहाँ पे फेज जो है केस 3 में, यहाँ पे हमने फेज लिया 180 डिग्री, ठीक है ना। सो एक मीन पोजीशन से इस तरफ और एक मीन पोजीशन से इस तरफ, सो इनमें फेज डिफरेंस 180 का हो गया, ठीक है ना। पर क्या एक ऐसी और एक ऐसी रखी क्या आपने? नहीं, ठीक है ना, एसएचएम सेम ही है। ओके, सो केस 3 में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1। सो अगर आप r की वैल्यू रख दे तो r की वैल्यू हो जाएंगी r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और कॉस 180 की कीमत वैल्यू होती हुई -1। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा यार, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस ट्वाइस a1 a2, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट a1 माइनस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा r इज इक्वल टू a1 माइनस a2, ठीक है ना, अगर फेज डिफरेंस 180 का हो तो। और इफ a1 इज इक्वल टू a2 होगा तो फिर हमें r मिलेगा डायरेक्ट 0, सो कोई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। सो ये 3 केसेस। ओके, सो यहाँ तक बोर्ड में भी आता है और हमें उसकी जानकारी भी चाहिए अच्छे से। ओके, सो होप्स यू गॉट दिस टर्म्स एंड इक्वेशंस। ओके, सो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में सिर्फ क्या पढ़ा, अलोंग द सेम पाथ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है ना। सो उसमें कौन सी मोशन वो परफॉर्म करेगी इसके बारे में हमें सोचना है। सो होप्स यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशंस की दुकान, ठीक है ना। मैंने भी पहले ही बताया था चैप्टर के पहले कि इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, ठीक है ना। आपने फॉर्मूले की एक बुक फॉर्मूला एक शीट बनानी, कौन से फॉर्मूले कहाँ पे यूज करना है इसकी एक शीट बना देनी है, चैप्टर बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से करना है प्रिपेयर, 2-3 बार इसे सॉल्व करके देखना है, आपको बोर्ड के लिए भी काम में आएगा। और नीट जेडब्ल्यू सीईटी में भी इसका बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अच्छे से बुक यूज़ करना है, बुक्स में एक और एक
मुझे ईच एंड एवरी, मुझे कहना था कि ईच और एवरी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना है। आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके लिए आप किसी किसी न्यूमेरिकल्स में शायद अटक जाए, तो आना है, डाउट्स क्लियर करके जाना है, उससे आपसे नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है ना। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो डिफरेंट थिंग होती है, ऑनलाइन पे 100% पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ एंड टेक केयर। ठीक है ना। होप्स यू एंजॉय दिस डे। सी यू सून।